नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे क्या स्पेशल लेकर आ रहा हूं, तो आज बाल विकास में विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, इसमें टॉप 65 प्रश्न आपको दूंगा, जिसमें आपके प्रतिभाशाली बालक से सम्मिलित होंगे, मध्य बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, विकलांग बालक और बाल अपराधी बालक, है ना। इन सभी के बारे में एक एक करके आपको जानकारी भी दूंगा, यानी कि प्रश्न में ही आपको सारी जानकारी दे दूंगा, तो स्किप नहीं करना है ना। और ये आपने ये वीडियो देख लिया तो दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से इस वीडियो को रखा है, समझाया गया है, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो क्या करना, आपको लाइक जरूर करना है ना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके भैया इस वीडियो में क्या हमें इंप्रूव करना है। कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। यहाँ पर देखिए, आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि भाई इन 65 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला रहे हैं ना, तो आप आकलन भी कर सकते हैं ना। तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि पूछा गया है 50 से अधिक, 140 से अधिक, 80 से 100 या फिर 90 से 110। क्या होगा भैया, बताओ। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका, देखिए प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से अधिक होती है। कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। और किसके द्वारा बताया गया था? तो ये आपका टर्मन के द्वारा बताया गया था। आगे हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए समझाया भी गया है, जैसे कि हमने आपको बताया, उत्तर आपका क्या होगा, 140 से अधिक होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया प्रतिभाशाली बालक होते कौन से। तो जिन बालकों की बुद्धि या जो मानसिक क्षमता जो सामान्य बालक होते हैं उनसे यदि अधिक होती है, तो इस प्रकार के बालकों को क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण भी हम आपको बताएंगे। उसके पहले यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, टर्मन और मेसिल। जैसे टर्मन यहाँ पर नाम आता है कि टर्मन ने बुद्धि लब्धि, जो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी कितनी बताई है, तो 140 बुद्धि लब्धि बताई है, या फिर 140 प्लस जो होते हैं वो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं। यदि उदाहरण हम जाने कि प्रतिभाशाली बालक होते क्या है, उदाहरण के तौर पर हम जाने तो ऐसे बच्चा जो भी अभी तो कितनी कक्षा में, कक्षा 5 में पढ़ रहा है, लेकिन वो कक्षा 7 और 8 की जो गणित के जो प्रश्न है उसको यदि हल कर रहा है, तो वो किस प्रकार का बालक होगा? प्रतिभाशाली बालक होगा। वो एक अच्छा बालक होगा, है ना। उसकी जो आपकी बुद्धि लब्धि है वो बड़ी हुई होगी, यानी कि 5वीं कक्षा में होते हुए भी वो 7वीं और 8वीं की जो गणित है उनके प्रश्नों को आसानी से वो हल कर रहा है ना। तो ये बच्चे किस प्रकार के होते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में हम इनकी विशेषता वगैरह सारे जानेंगे। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर जैसे कि टर्मन, जैसे कि सीधा सीधा पूछ लिया कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती, तो वो होती है आपकी 140 प्लस, यानी कि 140 से प्लस, है ना। लेकिन यदि क्रो एंड क्रो के बारे में पूछ ले प्रश्न में, यदि ये भी आ सकता है कि क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई है, 90 से अधिक, 140 से अधिक, 130 से, फिर 110 से। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, टर्मन पूछे या फिर सीधा सीधा पूछे, आंसर आपका होगा 140 से अधिक। लेकिन क्रो एंड क्रो के बारे में पूछे तो इनके द्वारा जो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि बताई वो कितनी बताई भैया? 130 से अधिक बताई है। ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि क्रो एंड क्रो ने जो आपकी बुद्धि लब्धि बताई है वो 130 से अधिक बताई। इन्हें दो प्रकार बताए हैं प्रतिभाशाली बालक के। क्या बताए हैं? कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, तथा जो सामान्य दर्जे के बालक होते हैं उनमें सभी बातों में श्रेष्ठ हो। इससे जो सामान्य बालक होते हैं उनमें सभी में वो श्रेष्ठ हो, उस बालक को क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया? आपके क्रो एंड क्रो के। दो प्रकार बताए, तो एक प्रकार तो ये हो गया। दूसरा प्रकार इनके द्वारा बताया गया कि वे बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र, जो एक क्षेत्र होता है, जैसे कि वो कला में हो गया, अभिनय हो गया, संगीत, खेल, कोई सा भी वो आपका क्षेत्र हो सकता है, उसमें यदि वो अच्छा कार्य कर रहा है, उसकी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है, तो वो बालक को भी किसमें रखा गया है? क्रो एंड क्रो के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत रखा गया है। तो दो प्रकार बताए हैं, याद रखिएगा, है ना। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करें, किसके अनुसार। देखिए प्रश्न मैंने कुछ इस प्रकार रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी बात किसकी हो रही है? प्रतिभाशाली बालक की। तो जितने भी प्रतिभाशाली बालक के मैंने प्रश्न रखे वो एक एक करके आ जाएंगे। उसके बाद में सृजनात्मक बालक, उसके बाद में आपका मंद बुद्धि बालक, ये सारे एक एक करके आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ताकि किसी प्रकार से आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, किसके अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। ये किसके द्वारा कहा गया? टर्मन है, क्रो एंड क्रो, या फिर स्किनर। अच्छा प्रश्न है ये आपका कथन है, और कथन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ये कहा आपका हेड द्वारा क्या कहा गया भैया? कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से जो सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में क्या होते भैया? भिन्न होते। किसके द्वारा कहा गया है? ये हेग के द्वारा कहा गया है ना। अगला प्रश्न,
प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये किसका कथन है? किसका कथन है भैया? गैरेट, गैरिसन, स्किनर एवं हैरीमैन, क्रो व क्रो। ये इंपोर्टेंट आपका कथन है, याद कर लीजिएगा। किसके द्वारा कहा गया है ये? तो भैया ये स्किनर के द्वारा कहा गया है। स्किनर एवं हैरीमैन का कहना है कि भैया आपका जो 1% बालक होते हैं उनमें जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, 1% बालक की बात कर रहे हैं, उनको इनके द्वारा प्रतिभाशाली शब्द दिया गया है, या उनके द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के श्रेणी में उनको रखा गया है। तो स्किनर एवं हैरीमैन आपका क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। किसके अनुसार प्रतिभावान बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं? ये कथन किसके द्वारा दिया गया? ये भी कथन है आपका स्किनर, गैरिसन, क्रो या फिर टर्मन। तो ये कथन दिया था आपका टर्मन के द्वारा, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट कथन है ये भी, टर्मन के द्वारा दिया गया कथन है। ज्यादा समय आपका, चाहे ये वीडियो हो या फिर किसी वीडियो में, हम किसी भी प्रकार से कोई अलग बात नहीं करते हैं, प्रश्न फेस टू फेस आपको बात करते हैं, यानी प्रश्न के बारे में ही आपको बताते हैं। तो आपको वीडियो यदि पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। छठवां प्रश्न आपका, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता पूछी गई है। यहाँ पर जितनी भी इंपोर्टेंट विशेषता है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम विकल्पों को जान लेते हैं। मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता बिल्कुल होता है प्रतिभाशाली बालक। दैनिक कार्य में विभिन्नता भी पाई जाती है इसमें, पढ़ने लिखने में अधिक रुचि भी इसमें पाई जाती है। उपरोक्त सभी आपका क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। कुछ प्रमुख इंपोर्टेंट जो लगभग 17-18 मैंने विशेषता रखी है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो ये भाई प्रतिभाशाली बालक होता है वो पढ़ने लिखने में अधिक रुचि रखता है, उसके शब्द भंडार व्यापक होते हैं, है ना, कठिन विषयों में अधिक रुचि वो रखता है, मानवीय गुणों का समावेश उसमें होता है, ज्ञानेंद्रियों का तीव्रता से विकास होता है। वैसे जैसे मैंने 4 विकल्प बताए हैं, इनमें से किसी भी प्रकार के विकल्प आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान का अधिक अच्छा होना आपका प्रतिभाशाली बालक में हो सकता है। निर्देशन की कम आवश्यकता होती है। अमूर्त विषयों में अधिक रुचि, अमूर्त है ना, मूर्त की बात नहीं की जा रही, अमूर्त विषयों में अधिक रुचि, बुद्धि परीक्षाओं में अधिक अंक लाता है, अंतरराष्ट्रीय अधिक होती है उसकी, है ना, क्रियाकलापों में भिन्नता पाई जाती है, समस्या समाधान में वो शीघ्रता करता है, उसका समाधान ढूंढ लेता है समस्या का, है ना, तीव्र तर्क शक्ति होती है, विद्यालय कार्य व गृह कार्य करने में शीघ्रता करता है, नेतृत्व की क्षमता उसमें अधिक होती है, सामाजिक और संवेदनात्मक दृढ़ता उसमें होती है, उच्च बुद्धिलब्धि उसमें होती है, जैसे कि आपको बताया था 140 से प्लस, है ना, क्रो एंड क्रो के द्वारा 130 प्लस बताया था, है ना। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता ये रखता है प्रतिभाशाली बालक। तो ये 18 जो मैंने आपको यहाँ पर क्षमता ऐश्वर्य विशेषताएं बताई है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छी चीजें सारी किसमें होगी? आपकी प्रतिभाशाली बालक में होगी। ये आपको बस इतना सा याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जा सकती है, भाई किससे की जा सकती है? ये विद्यार्थी आसानी से सीख लेते, बिल्कुल सीख लेते आसानी से। इनका चिंतन स्पष्ट होता, बिल्कुल होता है चिंतन स्पष्ट। ये बालक कठिन कार्यों को आसानी से कर लेते हैं, ये भी आपका कर लेते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक। तो क्या होगा यहाँ पर? उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, संस्कृति की शिक्षा दी जानी चाहिए। संस्कृति की जो शिक्षा है ये किसको दी जानी चाहिए भैया? मंद बुद्धि बालकों को, सृजनशील बालकों को, प्रतिभाशाली बालकों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? जितने भी बालक हैं, चाहे मंद बुद्धि हो, प्रतिभाशाली, सृजनशील, इन सबको अलग अलग शिक्षा दी जाती है। तो उनके बारे में हम जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे बात करेंगे। संस्कृति शिक्षा की बात करें तो ये किस में आ जाएंगे भैया? किसको दी जानी चाहिए शिक्षा? प्रतिभाशाली बालकों को दी जानी। जितनी भी शिक्षा है, जितनी अच्छी शिक्षा है, वो सब आपको प्रतिभाशाली बालकों को दी जानी चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है भैया, प्रतिभाशाली बालकों को संस्कृति की शिक्षा के साथ साथ विशिष्ट कक्षाएं दी जानी चाहिए, पुस्तकालय सुविधा देनी चाहिए, विशेष पाठ्यक्रम सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए, उत्तरदायित्व का कार्य, श्रेष्ठ अध्यापक, नेतृत्व परीक्षण, यह सभी शिक्षा आपकी प्रतिभाशाली बालकों को दी जानी चाहिए ताकि वो कुछ ना कुछ आगे अपना कर सके, भविष्य में आगे बढ़ सके, है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए प्रतिभाशाली बालक में। अभी और भी प्रतिभाशाली बालक से संबंधित प्रश्न हैं, उसके बाद आगे हम अगले बालक की बात करेंगे। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, पिछड़े हुए में होती है, प्रतिभाशाली में होती है, मानसिक रूप से पिछड़े या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों में अमूर्तमान मैंने आपको बताया था, अमूर्त जो होता है वो किसमें पाया जाता है? तो वो आपके प्रतिभाशाली बालक में पाया जाता है। किसमें? प्रतिभाशाली बालक में, है ना। तो बी वाला विकल्प क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। ये मैंने आपको विशेषता में बताया था। अगला प्रश्न, यदि एक बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पा रहा है तो वहां कौन सा बालक है? लगभग मेरे को लग रहा 9 प्रश्न आपके प्रतिभाशाली बालक के खत्म हो गए। अब यहाँ पर कौन सा बालक है भैया जो
कक्षा का औसत कार्य भी नहीं कर पा रहा है, यानी जिस कक्षा में वो है उसका भी कार्य वो नहीं कर पा रहा है, वो अपसारी बालक होगा, पिछड़ा बालक होगा, समस्याग्रस्त बालक होगा या फिर प्रतिभाशाली बालक होगा। तो प्रतिभाशाली बालक तो हो ही नहीं सकता, वो तो सारे कार्य क्या है, वो अगली क्लास का कार्य कर रहा है, अगले क्लास की जो गणित का सब्जेक्ट है, अन्य सब्जेक्ट है, उनको वो आसानी से हल कर पा रहा है, तो ये प्रतिभाशाली बालक तो हो ही नहीं सकता। अब क्या होगा, तीन विकल्प आपके सामने बचे हैं, तो तीन विकल्प में सही आंसर होगा जो बालक कक्षा का औसत कार्य भी नहीं कर पा रहा है उसे पिछड़ा बालक कहा जाएगा। कौन सा बालक भैया, पिछड़ा बालक। अब पिछड़ा बालक से संबंधित हम यहाँ पर प्रश्न जानेंगे, एक प्रश्न शायद और आ चुका है ना, हाँ, ये प्रतिभाशाली बालक का जान लेते हैं। उसके बाद में प्रतिभाशाली, मुझे लगता है ये आपका एक प्रश्न ये आ गया बीच में, है ना, ये वाला प्रश्न एक बीच में आ चुका है। अभी प्रतिभाशाली बालकों के ही प्रश्न चलेंगे, दो चार प्रश्न हो रहे हैं, उसके बाद में हम आगे जानेंगे दूसरे बालक के बारे में। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में यहाँ पर पूछा गया, कौन सी मानी जाती है, किंडरगार्टन विधि, योजना विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो जहां पर सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में पूछे, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में पूछे तो वो होगी आपकी योजना विधि, जिसे प्रोजेक्ट मेथड के बारे में भी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। यदि योजना विधि ना दे, है ना, वो सीधा सीधा पूछ ले भैया प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु कौन सी विधि इसके उपयोग में लाई जाती है, तो प्रोजेक्ट विधि के साथ साथ आपकी जो निगमन विधि होती है, होलिस्टिक विधि होती है, प्रयोगशाला विधि होती है, ये सभी विधियां जितनी भी प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत ही रखी गई। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु जो सर्वश्रेष्ठ विधि वो है प्रोजेक्ट विधि, यानी कि आपकी प्रायोजना विधि। इसके साथ साथ इसके अलावा निगमन विधि, होलिस्टिक विधि और प्रयोगशाला विधियों का भी प्रयोग करते हैं, फिर करना चाहिए आपकी प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु, और करते ही हैं, है ना। तो ये याद, इन विधियों के बारे में भी आपको याद होना चाहिए। कभी कभी प्रायोजन विधि दे देंगे, साथ में निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला, इनमें से दो विधियों के नाम दे देंगे और आपके जो विकल्प रहेंगे वो अलग रहेंगे, तो आपको इन तीनों चारों विधियों के बारे में पता होना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, यहाँ पर देखिए विशेषता पूछी गई और विशेषता में आपको बता चुका हूं। क्या वो अधिक महत्वाकांक्षा होते हैं, बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, विस्तृत शब्दकोश या फिर उपरोक्त सभी, बिल्कुल वो अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। बुद्धि लब्धि मैंने आपको बताया था 130 से अधिक किसने बताई थी, क्रो एंड क्रो ने बताई थी। विस्तृत शब्दकोश होते हैं उनके, तो यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर उपरोक्त सभी होगा, है ना। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक वहां है जो अपने उत्पाद की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यहाँ जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया भैया, टर्मन एवं ओडन द्वारा, केरल एंड मार्टिन्स के द्वारा, टेलर के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये भी इंपोर्टेंट कथन है, कथन देने वाले होंगे आपके टेलर, RW टेलर द्वारा यह कथन दिया गया है। अगला प्रश्न, पृथक कक्षाओं में संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। किन शिक्षाओं के लिए किया जाता है, किन बालकों के लिए किया जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है क्या, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए पृथक कक्षाओं की बात की जा रही है, तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए होगा। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रम का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या आवश्यक है भैया, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाते हैं, बिल्कुल दिए जाते हैं। उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, देखिए उन्हें असाधारण होने की अनुभूति नहीं कराई जाती है, उन्हें लगातार पुरस्कार लगातार नहीं दिए जाते। क्या होगा सही आंसर आपका, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए, है ना। ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है। यहाँ पर देखिए विकल्प भी आपका इनमें से सभी, तो जैसे कि मैंने अभी तक विकल्प आपको जितने बताए, प्रश्न बताए, उनमें अधिकतर उपरोक्त सभी आंसर थे, लेकिन यहाँ पर इनमें से सभी नहीं होगा। प्रश्न को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना हो, चाहे यहां हो या फिर एग्जाम में हो, प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है ना। चलिए अगला प्रश्न, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है तथा शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, वहां होता है भैया वो शिक्षकों या जो सहपाठी होते हैं उनसे तर्क वितर्क भी करता है, खोज करता रहता है स्रोतों की। तो सरल सा प्रश्न है, मुझे लगता है सभी इसका आंसर दे देंगे। वो समस्यात्मक बालक नहीं होगा भैया, औसत बालक नहीं होगा, हठी बालक नहीं होगा, क्या होगा, वो प्रतिभाशाली बालक होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है भैया, क्या संकेत नहीं है, अभिव्यक्ति की नवीनता बिल्कुल करता है, जिज्ञासा उसमें होती है, सृजनात्मक विचार उसमें आते हैं, लेकिन दूसरों के साथ वो झगड़ा नहीं करता है। तो फोर्थ वाला विकल्प क्या होगा, करेक्ट होगा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है, देखिए विशिष्ट बालकों के अंतर्गत
यहाँ पर विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जितने भी बालक है उस सारे के सारे विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका पिछड़ा बालक हो गया, प्रतिभाशाली बालक हो गया, मंद बुद्धि हो गया, और भी आते हैं जैसे कि आपका समस्यात्मक बालक है, विकलांग बालक है, बाल अपराधी बालक है, सृजनात्मक बालक है, सभी किसके अंतर्गत आते हैं? आपके विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? इनमें से सभी होगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि विशिष्ट बालकों के ये प्रकार है भैया: प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, विकलांग बालक, बाल अपराधी बालक और सृजनात्मक बालक। ये 6-7 जो प्रकार है किसके होंगे? आपके विशिष्ट बालकों के प्रकार होंगे, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न, किसी बालक में मनोलैंगिकता, साहस तथा लगन जैसे गुण हो तो वहां बालक क्या कहलाता है? यहाँ पर प्रश्न बदल चुके हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर आ गया भैया मौलिकता, साहस और लगन। जैसे यदि जिस बालक में गुण पाए जाते हैं तो क्या कहलाता है? सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक या फिर समस्यात्मक बालक। तो इस प्रकार का बालक होगा भैया सृजनशील बालक। क्या होगा? ये जो बालक आएगा आपका सृजनशील बालक में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊंगा। देखिए एक उदाहरण मैंने यहाँ पर रखा है, कुछ भी हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, कोई सा भी पद हो सकता है। यदि वो उस पद पर कार्यरत है और वो कोई से भी क्षेत्र उसको अच्छा लगता है या फिर वो कोई से क्षेत्र में अच्छा करना चाहता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कोई व्यक्ति शिक्षक पद पर कार्यरत है लेकिन उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक है ना। यदि दूसरे क्षेत्र में वो पारंगत है और वो सरकारी नौकरी कर रहा है या फिर अन्य क्षेत्र में है तो वो अच्छी पेंटिंग बना लेता है, तो वह अपने शिक्षक पद को छोड़कर पेंटिंग के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना चाहता है और बना भी सकता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, वो किस में चले जाते हैं भैया? वो सृजनात्मक या फिर सृजनशील बालक में चले जाते हैं। उनमें ये गुण विद्यमान होता है और इस प्रकार के सारे बच्चे या फिर व्यक्ति कैसे होते हैं? सृजनात्मक कह लीजिए या फिर सृजनशील बालक कह लीजिए, है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता या फिर नवीन ज्ञान की खोज। तो जब हम सृजनात्मकता की बात करते हैं या फिर सृजनशील बालक की हम बात करते हैं तो उसमें उत्पादकता, मौलिकता, नवीन ज्ञान की खोज करना सृजनात्मकता में आता है, अपरिवर्तनशीलता नहीं आता है। यहाँ पर कुछ चीजें मैंने लिखी हुई है, इनकी विशेषता लिखी हुई है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो सृजनशील बालक है वो नवीन ज्ञान की खोज करता है, मौलिक निर्माण की योग्यता, स्वतंत्र निर्णय क्षमता लेने का वो आदि होता है, यानी कि अधिक उसमें पाया जाता है, रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है, धारा प्रभावित या निरंतरता पाई जाती है, नवीन आविष्कारों में रुचि होती है। किसकी? सृजनशील बालक में, है ना। ये सभी के सभी जो 5-6 विशेषता मैंने आपको बताई है, ये सभी की सभी सृजनशील बालक की विशेषता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? कौन सा गुण है जो नहीं पाया जाता? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता या फिर सीमित रुचि। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? नेगेटिव प्रश्न है, क्या होगा सही आंसर? जल्दी बताओ। खोजपूर्ण प्रवृत्ति में आपको बता चुका, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता, लेकिन सीमित रुचियां उसमें नहीं होती है, अधिक होती रुचियां, है ना। तो जो डी वाला विकल्प होगा ये करेक्ट होगा। वहां बालक जो सामान्य स्थिति से अलग हटकर सोच का विकास करता है एवं नवीन आविष्कार करने में सफल होता है, वो क्या कहलाता है? प्रतिभाशाली, सृजनशील, बुद्धिमान या फिर समस्यात्मक बालक क्या कहलाता है? वहां बालक जो सामान्य स्थिति से अलग हटकर सोच का विकास करता है, नवीन आविष्कार, जैसे मैंने आपको बताया नवीन सोच, क्या बताया था मैंने वहां पर आपको? सृजनशील बालक बताया था और करेक्ट आंसर आपका दूसरा वाला ही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, हॉलमैन के अनुसार सृजनात्मकता में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? 2 प्रकार कहने का मतलब है कि हॉलमैन ने कितने प्रकार बताए सृजनात्मकता के? सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है। 2 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार या फिर 8 प्रकार। तो यहाँ पर देखिए आपके हॉलमैन के द्वारा भी बताया गया है और बाकर मेहंदी के द्वारा भी बताया गया है। तो यदि हॉलमैन के द्वारा पूछे तो इनके द्वारा 4 प्रकार बताए गए हैं और आपके यदि बाकर मेहंदी के द्वारा पूछे तो 3 प्रकार। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉलमैन के अनुसार सृजनात्मकता के 4 प्रकार बताए या फिर 4 तत्व पाए जाते हैं भैया। पहला नवीनता, विलक्षणता, विस्मय और चौथा है अद्भुत, जिसे अनोखा चिंतन भी कहा जाता है। ये 4 जो प्रकार बताए हैं ये हॉलमैन ने बताए किसके? सृजनात्मकता के। बाकर मेहंदी के अनुसार सृजनात्मकता के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। मौलिकता, प्रवाहिकता और लचीलापन, ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? बाकर मेहंदी। किसके? सृजनात्मकता के, याद रखिएगा, है ना। चलिए
असामान्य बालकों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? अब यहाँ पर असामान्य बालकों के बारे में पूछा गया है। उनकी बुद्धि परीक्षा द्वारा, समाज मिति विधि द्वारा, उनकी शारीरिक जांच करके या फिर उक्त सभी प्रकार से। तो भैया उनकी बुद्धि परीक्षा द्वारा, समाज मिति विधि द्वारा और उनकी शारीरिक जांच करके आप असामान्य बालकों की पहचान कर सकते हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प क्या होगा? करेक्ट होगा। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है क्या कहलाते हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है, यानी कम रहती है। यहाँ पर कम के बारे में पूछा गया है। क्या वो पिछड़ा बालक होगा, मंदबुद्धि बालक होगा, मंदित मना बालक होगा या फिर बाल अपराधी होगा? क्या होगा? 25 का। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, यानी कि थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आया था बीच में, है ना, आपका प्रतिभाशाली बालक के बीच में एक प्रश्न आया था, उसमें इसके बारे में आपको बता चुका हूं। कौन सा बालक होगा? ये पिछड़ा बालक होगा। कौन सा होगा? पिछड़ा बालक। याद रखिएगा। एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो एक बालक, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मंदबुद्धि बालकों में नहीं आता पिछड़ा बालक। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये एक बालक विज्ञान व गणित विषय में 85% तक के अंक लाता है, लेकिन अन्य विषयों में वो फेल हो जाता है। तो यहां बालक मंदबुद्धि बालक ना होकर क्या कहलाएगा? पिछड़ा बालक कहलाएगा, क्योंकि वो किसी ना किसी विषय में अपना अच्छा योगदान दे रहा है, उसकी अच्छी पकड़ है ना, किसी ना किसी विषय में वो कमजोरी जिसमें फेल हो रहा है ना। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के बालक किसमें आएंगे? आपके पिछड़े बालक में आएंगे, है ना। चलिए, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? सीरियल बर्ट का, टर्मन का, टेलर का या फिर मार्टिन्स का? अच्छा कथन है, आपको पता होना चाहिए भैया किसका कथन होगा ये। तो ये आपका सीरियल बर्ट का कथन होगा। किसका होगा? सीरियल बर्ट का कथन होगा। दो कथन और बताऊंगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछे कि सामान्यतः पिछड़े बालक की श्रेणी में वे बालक आते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है, तो ये बाटल हॉर के द्वारा कहा गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि पिछड़ा बालक वहां होता है जो अपनी आयु स्तर के बालकों की तुलना में उल्लेखनीय शैक्षणिक क्या होगा भैया? शैक्षिक कमजोरी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के बालक को क्या कहा गया? पिछड़ा बालक। किसके द्वारा? सोनेल के द्वारा कहा गया है। तो दो कथन और याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट हैं। आगे हम बात करेंगे 27वें प्रश्न की। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वयं अध्ययन के अवसर प्रदान करना या फिर सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना? क्या होगा सही आंसर? यहां पर देखिए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के बारे में बात की जा रही। मैंने आपको अमूर्त कार्यों के बारे में बताया था, वो प्रतिभाशाली बालक करता, लेकिन यहाँ पर कार्यों को मूर्त रूप से समझना ये आपका मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत आ जाएगा। ये आपका व्यू रचना होगा। पहले इस कार्य आपको करना होगा, इस प्रकार के कार्य आपको करना होगा, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपको क्या होगा? करेक्ट होगा। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि भैया 80 से 90। प्रश्न में ही मैंने आंसर लिख दिया ना, प्रश्न मैंने खुद से बनाया था। चलिए, इसका आंसर आपको पता चल गया। पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती भैया? 80 से 89, है ना। 80 से 89 होती। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि पूछे तो वो 80 से 89, 80 से 89 होती है। ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न। पिछड़े बालक की विशेषता। यहाँ पर देखिए, पिछड़े बालक की विशेषता पूछी गई है। कुछ में 7-8 विशेषता आपको इसके बाद बताऊंगा। यहाँ पर क्या विशेषता होगी? सीखने की धीमी गति बिल्कुल पिछड़े बालक में होती है। जीवन में निराशा का अनुभव यह करता है। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। यहाँ पर कुछ विशेषता मैंने रखी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे बालक कक्षा कार्य व गृह कार्य समुचित ढंग से करने में क्या होते भैया? असमर्थ होते हैं। ये पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालकों में जीवन के प्रति निराशा रहती है, ये आपके पिछड़े बालक में आते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, ये आपके पिछड़े बालक में आते हैं। ऐसे बालकों की विद्यालय शैक्षिक उपलब्धि तथा परीक्षा उपलब्धि उनकी बुद्धि की तुलना में क्या होती है? प्रायः कम होती है। कुसमायोजित व्यवहार ये करते हैं। विद्यालय के सामान्य पाठ्यक्रम तथा शिक्षक विधियों से लाभ उठाने में विफल रहते हैं। समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति होती है और इनकी बुद्धि लब्धि में आपको बता चुका हूं 80 से 89 होती है ना। 80 से 89 पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो 8 ये इंपोर्टेंट आपके यहां पर विशेषता थी पिछड़े बालक की, जो कि पता आपको होनी चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है। आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किए जाने वाला अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़ा बालक शिक्षा में प्रगति कर सकता है। ये किसके शब्द है, किसका कथन है?
स्टोन्स के, कुप्पुस्वामी के, सिरिलबर्ट के, सोनेल एवं सोनेल के। किसका है ये कथन? तो याद रखिएगा ये कथन कहा भैया स्टोन के द्वारा ये कथन कहा गया है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा कारण पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, भाई पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है? परिवार में क्लेश की स्थिति, ज्ञानेंद्रियों का दोष, वातावरण के साथ समायोजन की समस्या, या फिर खेलकूद हेतु समय की कमी। तो यदि आपको यहाँ पर खेलकूद हेतु समय की कमी लगती है, समय नहीं मिल पा रहा है, तो ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। पिछड़ेपन का कारण क्या होगा आपका? आप परिवार में क्लेश की स्थिति यानी लड़ाई झगड़ा होता है, वो आपका पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। ज्ञानेंद्रियों का दोष हो सकता है, वातावरण के साथ समायोजन की समस्या हो सकती है, खेलकूद हेतु समय की कमी नहीं होगी। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। पिछड़े बालक के लिए किस तरह के विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए? प्राथमिक विद्यालय की, उच्च प्राथमिक विद्यालय की, विशिष्ट विद्यालय की, या फिर निम्न स्तर के विद्यालय की? सरल से प्रश्न, 4 विकल्प पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? किस विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए? विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता नहीं। देखिए यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? इनमें सीखने की गति धीमी होती, बिल्कुल होती, लेकिन प्रश्न नेगेटिव पूछा गया है। इनमें लघु अवधान विस्तार होता है, बिल्कुल होता है। ये शारीरिक विकास में पिछड़े जाते हैं, बिल्कुल पिछड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए विशेषता कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। ये बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। देखिए ये जो बालक होते हैं ये संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया? कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपकी जो दूसरी वाली विशेषता है ये नहीं होगी आपकी पिछड़े बालक की, है ना। याद रखिएगा दूसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ये दूसरा प्रश्न, दूसरा विकल्प करेक्ट होगा ना, ये गलत होगा। अगला प्रश्न, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए? पिछड़े बालकों की पहचान के लिए सामूहिक परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, या फिर उपरोक्त सभी? तो पिछड़े बालकों की पहचान के लिए आपका सामूहिक परीक्षण भी होगा, व्यक्तिगत परीक्षण भी, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण, है ना। उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, पिछड़ापन बालक या फिर पिछड़ा बालक की सीखने की किस गति का घोतक है? पिछड़ा बालक की सीखने की किस गति का घोतक है? तीव्र गति का, मंद गति का, औसत गति का, या फिर गुणांक गति का? इसके पहले हमने एक प्रश्न देखा था जिसमें पूछा गया था आपसे कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता कौन सी नहीं है। पहला क्या बताया था मैंने? इनमें सीखने की गति क्या होती है? धीमी होती है, यानी कि मंद होती है। तो आपका क्या होगा? घोतक मंद गति होगा। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम तथा सीखने की गति धीमी होती है, ऐसे बालक क्या होगा? ऐसे बालक किसमें होंगे? मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से क्या होगी भैया? कम होगी। अब यहाँ पर बताना वो कौन से बालक होंगे? पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक, सृजनात्मक बालक, या फिर बाल अपराधी। तो इस प्रकार के बालक को किस में रखा गया भैया? मंद बुद्धि बालकों में रखा गया है। मंद बुद्धि आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। मंद बुद्धि का एक उदाहरण मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रोहन कक्षा 5 में पढ़ता है, उसकी कक्षा के सभी बच्चे जोड़, बाकी, गुणा, भाग शीघ्र कर लेते हैं, है ना। जोड़ भी कर लेंगे, घटाव भी कर लेंगे, गुणा भी कर लेंगे, ये सारी चीजें वो शीघ्र कर लेते हैं। लेकिन रोहन इनको बहुत ही मंद यानी कि धीमी गति से कर पाता है, और वह उन कार्यों को भी मंद धीमी गति से करता है, यानी कि और भी जो अन्य कार्य है उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि जो धीमी गति से कार्य कर रहा है, सीधा सीधा बात यहाँ पर यह है कि जो बच्चा धीमी गति से कोई सा भी कार्य कर रहा हो, वो उन बच्चों को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो मंद बुद्धि बालकों की श्रेणी में रखा गया है ना। आगे हम बात करें, यहाँ पर मंद बुद्धि बालकों के बारे में अब बात की जा रही है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको कहते हैं पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक, सृजनात्मक बालक, या फिर बाल अपराधी बालक। यहाँ पर देखिए 70 से कम, और किसके अनुसार पूछा गया? क्रो एंड क्रो पूछे तो वो बालक किसकी श्रेणी में आ जाएंगे भैया? मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में आ जाएंगे। यदि यहाँ पर टर्मन के अनुसार पूछा जाता तो इनके द्वारा जो बुद्धि लब्धि बताई गई है मंद बुद्धि बालक की, वो आपके 79 से 90 बताई गई है ना। टर्मन के अनुसार, वैसे यहाँ पर लिखा है, शायद मैंने हाँ लिखा हुआ है कि मंद बुद्धि बालक की टर्मन की बुद्धि लब्धि कितनी बताई? टर्मन ने 76 से 90, 76 नहीं है ना, ये मिसप्रिंट हुआ, 76 नहीं है, ये 79 है ना, 79 से 90 ये किसके द्वारा बताई गई है? टर्मन के द्वारा। चलिए
अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। अब ये किसको दी जानी चाहिए? मंदबुद्धि बालकों को, सृजनशील बालकों को, प्रतिभावान बालकों को, या फिर उक्त सभी को। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था संस्कृति के बारे में। संस्कृति की जो शिक्षा है हमने प्रतिभाशाली बालकों के लिए बात की थी। अब यहाँ पर हस्तशिल्प शिक्षा की बात की जा रही है। तो ये जो शिक्षा है ये आप मंदबुद्धि बालकों के लिए रख सकते हैं, यानी कि मंदबुद्धि बालक यहाँ पर आपका आएगा। और भी शिक्षा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मंद बालकों की शिक्षा होगी वो विशिष्ट कक्षा, मॉन्टेसरी पद्धति का प्रयोग आप कर सकते हैं, आत्मविश्वास की भावना का विकास कर सकते हैं, व्यक्तिगत ध्यान देना, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं मंदबुद्धि बालकों के लिए। तो सारी शिक्षा आपकी मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होगी, ये आपको याद रख लेना है। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं। देखिए नेगेटिव प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर मैं विशेषता बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, कौन सी विशेषता नहीं है मंदबुद्धि बालक की। सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव, या फिर मौलिकता। यहाँ पर मौलिकता लिखा हुआ, क्या होगा सही आंसर? तो मैंने मौलिकता किसकी बताई थी, याद करिए। चलिए ये प्रश्न आपका क्यूज के तौर पर दे रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मौलिकता के बारे में आपको बताया था, ये विशेषता किसकी है, कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। यहाँ पर इसका क्या सही आंसर होगा भैया? मौलिकता ही होगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। और यहाँ पर आगे हम इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। वैसे आपके सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष और अमूर्त चिंतन का अभाव होता है मंद बुद्धि बालक में। और भी कई यहाँ पर मैंने इनकी विशेषता रखी है। इन बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है जो मंदबुद्धि बालक होते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि आपसे मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि पूछे तो कहीं कहीं आपके 80 से 90 आपको मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको 79 से 90 मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको यहाँ पर 80 से 89 मिल जाएगा। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी की सभी बुद्धि लब्धि किसकी होगी? मंदबुद्धि बालक की होगी, है ना। लेकिन यदि यहाँ पर क्रो एंड क्रो के बारे में पूछे कि भैया इसकी बुद्धि लब्धि कितनी बताई गई है क्रो एंड क्रो द्वारा, तो इन्होंने 70 से कम बताई है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। सीखने की जो मंद गति होती है वो किसकी होती? मंदबुद्धि बालकों की होती है। जटिल परिस्थितियों में सीखने में असफल होते हैं ये बालक हमेशा भय से ग्रस्त होते हैं, सीखी गई बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं आपके मंदबुद्धि वाले बालक। सामाजिक व संवेगात्मक समायोजन तथा सृजनात्मकता का भी इनमें अभाव रहता है, किसमें? आपके मंदबुद्धि बालक में। तो ये 7 जो मैंने विशेषता बताई हैं ये आपकी किसकी होगी? मंदबुद्धि बालक की होगी। आगे हम बात करें, मानसिक रूप से मंद बालकों में कितने प्रकार की बीमारियां देखी गई है। ये इंपोर्टेंट है भैया, 2 प्रकार, 4, 5 या फिर 6। तो हमेशा याद रखिएगा 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। अब 4 प्रकार कौन कौन से यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानसिक रूप से मंद बालकों में 4 प्रकार की बीमारियां देखी जाती है। एक होती है आपकी मंगोलिज्म, दूसरी होती है केटेनिज्म, तीसरी होती है हाइड्रोसिफेली, और चौथी होती है माइक्रोसिफेली, है ना, माइक्रोसिफेली। ये 4 प्रकार की आपकी बीमारियां होती है मानसिक रूप से मंद बालकों में। तो इन चारों प्रकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार मंदबुद्धि बालक की विशेषता के बारे में पूछा गया है। भैया आत्मविश्वास का अभाव, जैसे कि मैंने क्या बताया था आपको, बताया था आत्मविश्वास का अभाव होता है, दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा में जागृत होती है, संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन होता है। तो क्या होगा आपका आंसर? उपरोक्त सभी होगा। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण बिल्कुल करना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण बिल्कुल देना चाहिए, प्रोत्साहन उनको करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा करेक्ट आंसर? इनमें से सभी। समस्यात्मक बालक के बारे में प्रश्न आ चुके हैं। समस्यात्मक बालक होते हैं झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, कक्षा में देर से आने वाले, या फिर ये सभी। तो जहां पर समस्यात्मक बालक की बात की जाए तो झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले और कक्षा में देर से आने वाले, ये तीनों ही गुण किसके होंगे भैया? समस्यात्मक बालक के होंगे, है ना। याद रखिएगा ये सभी समस्यात्मक बालक जो होते, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, कक्षा में देर से आने वाले, साथ में स्कूल से भाग जाने वाले विद्यार्थी क्या होते हैं? समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि अनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं? अनुवांशिकी लक्षण के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई जो अनुवांशिकी लक्षण है वो अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। ये वैलेंटाइन, स्किनर, गुड या फिर थॉमसन, किसके द्वारा कहा गया है? तो याद रखिएगा ये आपका वैलेंटाइन द्वारा कहा गया है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया गया है? नकारात्मक, सकारात्मक, समानांतर या फिर वेद? सरल सा प्रश्न है। बुद्धि और सृजनात्मकता की बात की जा रही है तो दोनों में सकारात्मक संबंध पाया गया है।
बाल अपराधी बालक के बारे में पूछा गया है। बाल अपराधी बालक से प्रश्न अब आएंगे आपको आपके सामने। भैया ये स्नेह तथा नैतिकता का अभाव पाया, बिल्कुल पाया जाता है। स्वभाव से ही अशांत होते हैं, दुश्मनी का भाव रखने वाले होते हैं। तो ये सभी यहाँ पर ये तीनों के तीनों विशेषता किसकी है? आपकी बाल अपराधी बालक की है। यहाँ पर मैं विशेषता भी आपको बताऊंगा, है ना। सबसे पहले जो प्रश्न है उसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं ये सभी। अब यहाँ पर बाल अपराधी बालक के बारे में देखते हैं। भाई बाल अपराधी जो बालक होता है ये पुष्ट मांसपेशियों से युक्त या फिर आयताकृति आकार के होते हैं। बाल अपराधी बालक स्वभाव से अशांत होते हैं, शीघ्र उद्वेलिन हो जाते हैं और विध्वंसात्मक प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे बालक संदेही, द्वेषपूर्ण तथा दुश्मनी के भाव रखने वाले बालक होते हैं। ये सभी बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालकों में स्नेह तथा नैतिकता का अभाव होता है। ऐसे बालक समस्याओं का सही तरीके से हल करने में कम रुचि रखते हैं, कि वो समस्या का समाधान भी नहीं करना चाहते हैं। यदि उदाहरण हम देखें तो कई बार आपने पेपर या फिर टीवी में आए दिन देखते रहते होंगे कि भैया आजकल बाल अपराध बहुत बढ़ रहा है। कक्षा 4 के एक छात्र ने अपने सीट के पास बैठने वाले मित्र को गोली मार दिया, आपने देखा होगा, है ना। और कारण मात्र उसकी पेंसिल बिना बताए ले ली, बस कारण यही था। और इसमें उस बच्चे ने क्या करा, उसको गोली मार दी। ये जो कहानी है ये सही कहानी, ऐसा नहीं है कि ये बने कहानी है। ऐसी चीजें होती हैं जो बाल अपराधी बच्चे होते हैं। और ये क्यों होते हैं, इसका कारण यदि पता चलेगा तो आपको भी अचंभित होगा कि इस प्रकार का भी कारण हो सकता है और होता ही है ना। और ये चीजें आपके सभी के जीवन में होती हैं। आपने देखा होगा घर के बाहर, घर के अंदर, है ना, लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो बच्चा है वो दिमाग में बैठा लेता है और वही सारी चीजें से वो क्या बन जाता है, बाल अपराधी बन जाता है। कि जब उस छात्र के बारे में व्यक्ति इतिहास विधि के माध्यम से जानकारी ली गई तो पता चला कि वहां जहां रहता है उस घर का तथा उसके आसपास का वातावरण लड़ाई झगड़े वाला तथा मारपीट करने वाला था, है ना। इससे वो बच्चा क्या बन गया, बाल अपराधी बन गया। उसके दिमाग में वही सारी चीजें घूमती रहती होगी, है ना। उससे उसने इस प्रकार का कदम उठा लिया। तो इस प्रकार के जो कदम उठाते हैं, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो बाल अपराधी बालक होते हैं, है ना। तो बाल अपराधी का कारण कौन सा नहीं है? गरीबी, उचित घरेलू वातावरण, शारीरिक दोष, असफलता। तो यहाँ पर देखिए गरीबी भी हो सकता है, शारीरिक दोष भी हो सकता है, असफलता भी हो सकता है, उचित घरेलू वातावरण नहीं हो सकता। यदि उचित घरेलू वातावरण बच्चों को मिल जाता तो वो बाल अपराधी की श्रेणी में नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर आपका जो बी वाला विकल्प है वो सही होगा। कुछ कारण यहाँ पर आपको बता देता है, जैसे कि शारीरिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण, विद्यालय संबंधित कारण, सामाजिक कारण बहुत ज्यादा देखा गया है ना। पारिवारिक कारण हो सकता है, संवाद वाहन के संसाधन, सांस्कृतिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण और अनुवांशिकी कारण। ये सारे के सारे कारण किसके होंगे? बाल अपराध के कारण होंगे। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण क्या भैया? अवरुद्ध इच्छा है, युद्ध है, गुणसूत्र है, यौनांगों का तीव्र विकास। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण पूछा गया है, तो मनोवैज्ञानिक जो कारण पाया गया है वो अवरुद्ध इच्छा होगी। क्या होगा भैया? अवरुद्ध इच्छा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षिक कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। अध्यापक द्वारा अनुचित दंड, मूल्यांकन में पक्षपात, खराब संगत या फिर विद्यालय से भाग जाना। बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षिक कारण, देखिए यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि कारण कौन सा पूछा गया है। तो ये होगा आपका खराब संगत। ये आपके शैक्षिक कारणों के अंतर्गत नहीं आता है ना। शैक्षिक अंतर्गत कारण क्या आएगा आपका? अध्यापक द्वारा अनुचित दंड देना, मूल्यांकन पे पक्षपात करना, विद्यालय से भाग जाना, ये शैक्षिक कारण होंगे। खराब संगत ये नहीं होगा, ये पारिवारिक कारण हो सकता है। हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, जैसे कि ये प्रश्न शायद आ चुका होगा। ये देखिए आ गया, निम्नलिखित में से परिवार संबंधी बाल अपराध का कारण कौन सा है? तो यहाँ पर अब पूछा गया परिवार संबंधी। तो यहाँ पर देखिए समाज में भ्रष्टाचार नहीं होगा, प्रशिक्षण की कमी, ये सभी आपका किस में चला जाएगा? शैक्षिक में चला जाएगा। विद्यालय से भागना ये भी आपका शैक्षिक होगा। विघटित परिवार आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि परिवार संबंधित पूछा गया है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायी होता है। यह जो मुख्यतः अवधारणा किसकी है या फिर यह कथन किसका है? हरलॉक का, वैलेंटाइन का, मर्फी का या फिर हेडफील्ड का? तो ये जो कथन दिया गया है भैया ये आपका हेडफील्ड द्वारा दिया गया कथन। किसके द्वारा? हेडफील्ड द्वारा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बाल अपराध का कारण पूछा गया है माता पिता के अनबन, कलह रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूति व्यवहार, ये बाल अपराध का कारण नहीं होगा। परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना, ये भी नहीं होगा। समृद्ध परिवार, ये भी नहीं होगा। क्या होगा भैया? जब कलह होता है घर में तो कहीं ना कहीं बच्चा उस चीजों को दिमाग में बिठा लेता है और बाल अपराध की श्रेणी में वो चला जाता है। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
मनोवैज्ञानिक विधि और वैधानिक विधि से किस बालकों का उपचार किया जाता है? बाल अपराधी बालक, विकलांग बालक, पिछड़ा बालक, या फिर इनमें से कोई नहीं? इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मनोवैज्ञानिक विधि और वैधानिक विधि, इन दोनों में जो उपचार किया जाता है वो बाल अपराधी बालक का किया जाता है। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? संगी साथियों के साथ रखा जाए, उसको व्यवसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, या फिर उपरोक्त सभी? क्या है भैया किशोर अपराध के उपचार हेतु? सही आंसर क्या होगा? तो उसका संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यवसायिक चिकित्सा दी जाए, उसको बाल कारागार में भेजा जाए, ये सभी तरीके हो सकते हैं किशोर अपराध के उपचार हेतु। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्या नहीं है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है ना, और किसकी? सामाजिक रूप से वंचित बालकों की। विकल्प है आपके यहाँ पर, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव नहीं हो सकता, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, ये भी नहीं है, रहने के लिए स्वच्छ परिवेश, विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सम्मान करना। देखिए रहने के लिए यदि स्वच्छ परिवेश उसको मिल रहा है तो वो सामाजिक रूप से वंचित बालक नहीं होगा, वंचित बालकों की समस्या नहीं होगी। ये जो 3 विकल्प हैं, ये जो बाकी के विकल्प है, वंचित बालकों की समस्या हो सकती है सामाजिक रूप से, रहने के लिए स्वच्छ परिवेश नहीं हो सकता, और आंसर भी आपका यही होगा। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? प्रतिभावान बालकों की पहचान है तो अभिभावकों के मत को देना चाहिए। अभिभावक की यहाँ पर कोई वो नहीं होगी, है ना, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। शिक्षक के निर्णय को देना नहीं होगा, समुदाय के विचारों को नहीं, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। इससे क्या होगा? उसकी पहचान हो जाएगी कि प्रतिभावान बालक है या फिर नहीं। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बालक अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, मंद बुद्धि, या फिर राजनीति। सरल सा प्रश्न, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा राजनीति, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा रूप से उन परिवारों के बालक जा सकता है? देखिए प्रश्न थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ना, प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक, और उसके बाद में क्या है? उन परिवारों के बालक के बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान है ना, रिक्त स्थान होते हैं जो सामाजिक स्तर के एक स्तर से ऊंचे होते हैं। एक बार फिर मैं प्रश्न को दोहरा देता हूं, थोड़ा यह प्रश्न ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं प्रश्न बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक रिक्त स्थान होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं विकल्प, वो क्या कम स्वस्थ एवं विकसित होते हैं, अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित होते हैं, यहाँ पर स्वस्थ नहीं पर विकसित होते हैं। ये आपकी रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए मेरिडिथ के अध्ययन के अनुसार बताना था आपको, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व कौन सा है? यह पूछा गया है। पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक का सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, या फिर जनतंत्री अनुशासन? क्या होगा? देखिए यहां पर यदि आप प्रश्न पढ़ेंगे आंसर आपके सामने होगा, सही आंसर होगा आपका पारिवारिक संघर्ष, है ना, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में क्या हो रहा है भैया? वो असमर्थ हो रहा है, तो इस प्रकार का बालक कौन है? इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। क्या वो पिछड़ा बालक है, मानसिक रूप से मंद बालक है, समस्यात्मक बालक है, या फिर मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक है? तो ये आंसर मैं आपको बता चुका हूं, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस प्रकार का जो बालक होगा वो कैसा होगा भैया? मानसिक रूप से मंद बालक, जैसे मंद बुद्धि बालक भी कहते हैं, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? किशोर अपराध के उपचार हेतु सुसभ्य संगी साथियों के साथ रखना, ये मैं आपको बता चुका हूं ना, ये भी होना चाहिए। व्यवसायिक चिकित्सा भी दी जानी चाहिए, बाल कारागार में भी उसे भेजा जाना चाहिए। तो उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट होगा। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है भैया? केस स्टडी विधि है, प्रश्नावली विधि है, आत्मनिरीक्षण विधि, या फिर प्रयोगात्मक विधि है? कौन सी विधि सही होगी? अच्छा प्रश्न है ये। देखिए विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की जो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाएगी वो केस स्टडी विधि मानी जाएगी, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक कौन सा है? सर्वाधिक कार्यकारी कारक पूछा गया भैया सामाजिक परिवर्तन का, धर्म, शिक्षा, सरकार, या फिर जाति? सरल सा प्रश्न है, क्या होना चाहिए भैया? शिक्षा होनी चाहिए, है ना, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
अगला और अंतिम प्रश्न है ना, 64 प्रश्न थे इसमें, देख लेते, 64 ही थे ना, 64 ही थे ना, 64, ठीक है। बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं, किस प्रकार सुधारेंगे भैया? उन्हें उन्हें दंड देकर बिल्कुल नहीं सुधारना भैया, दंड नहीं देना है। झूठ के कुप्रभावों पर भाषण देकर, सच बोलने वाले बच्चों के उदाहरण देकर, या फिर सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। तो सच बोलने वाले बच्चों के उदाहरण देकर आप बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहीं पर आपके जो 64 प्रश्न थे वो यहीं पर आज समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।